ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस शुरू करेगी आंदोलन और सीडब्ल्यूसी की बैठक में आंदोलन पर सहमति बनी है। ईवीएम पर आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी है। प्रियंका गांधी ने कहा हमें बैलेट पर जाना होगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। तो आप देखिए, एक बार फिर से ईवीएम पर ना सिर्फ सवाल उठाए गए बल्कि इससे बड़ी तैयारी अब विपक्ष की है। खासतौर पर कांग्रेस अब आंदोलन की तैयारी कर रही है। पूरी जानकारी आपको बिग वॉल के जरिए दे रहे हैं कि अब जो महाराष्ट्र के नतीजे आए इसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी है। सीडब्ल्यूसी की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसमें क्या प्रस्ताव सामने आए। चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक दायित्व है, यह बात कांग्रेस की तरफ से रखी गई इस बैठक में। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पक्षपातपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाए गए हैं। समाज के कई वर्ग निराश और आशंकित हैं चुनावी प्रक्रिया को लेकर, ईवीएम को लेकर। इन चिंताओं पर राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे, ये प्रस्ताव में कहा गया है। बिल्कुल, बाकायदा यात्रा का जो जिक्र है वो किया जा रहा है। और इन सब के बीच राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया है ये बताते हैं, और साथ साथ प्रियंका गांधी उनकी तरफ से भी क्या कहा गया, ये दोनों बातें इस वक्त हम आपके सामने रखते हैं। तो आप देखिए, ईवीएम पर प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी, वो क्या बोल रही है। ईवीएम की बजाय बैलेट पर जाना होगा, यानी एक बार फिर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग। और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने होंगे, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। प्रियंका की बात करें, कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, यानी कि सीधी लड़ाई की वो बात कर रही हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, पूरी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ही वो सवालों के घेरे में रख रहे हैं। अब देखिए प्रियंका गांधी आगे क्या बोल रहे हैं, या तो ईवीएम या फिर बैलेट पेपर, यह तय करना होगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं चुनावी प्रक्रिया ईमानदार नहीं है। एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए। क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। तो हैरानी की बात यह है कि जिस सीडब्ल्यूसी में ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ, उसी सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने झारखंड और वायनाड में जीत के लिए तो वहां के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। The overwhelming victory of the Srimati Priyanka Gandhi Vadra in the Wayanad by-election has generated a massive wave of enthusiasm amongst the party workers, especially as well as among the wider public. The CWC thanks the people of Jharkhand for the decisive mandate they have given the JMM, INC and other India parties. They have resoundingly rejected the dangerously divisive and poisonously polarizing campaign of the BJP, spearheaded by the Prime Minister, Union Home Minister, the CM of Assam and the former CM of Madhya Pradesh. Party performance in Haryana has been contrary to all expectations. Very simply, INC should have formed the government in the state by a convincing margin, but it didn't. But there have been electoral malpractices that have influenced the result in the state, which have been overlooked. The CWC also accepted that the party performance, as indeed that of its MV allies in Maharashtra, has been inexplicable and is in fact shocking. The electoral outcome is beyond normal understanding. It appears to be a clear case of targeted manipulation. तो केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जहां वो जीते वहां जनता को धन्यवाद किया और जहां हारे वहां ईवीएम पर सवाल उठाया। सवाल यही उठ रहा है कि बार बार ईवीएम पर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं हर हार के बाद से। यही सवाल बीजेपी का भी है और कांग्रेस कह रही है कि अब तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, धनंजय गिरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी एसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता नेता शिवसेना यूबीटी गुट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समीर चौगाकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है। पहला सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता से ही करूंगा। प्रियंका जी, क्या लॉजिक है बैलेट पेपर पर वापस जाने का, तब जबकि बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव की खामियों की वजह से ही ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया, ये पूरा सिस्टम लाया गया और आपकी सरकारें भी रही हैं उस दौरान?
प्रियंका जी, क्या आप देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ईवीएम की बात हो रही है आज, जी, जी। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जी 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 जी, कंटिन्यू कीजिए। मुझे लग रहा है कि आवाज थोड़ा लेट पहुंच रही है आपको, तो मैं अपनी बात कह रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है कि ईवीएम को लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या वो कहीं ना कहीं सच है या नहीं है। चुनाव आयोग की चुप्पी हर जगह ये सवाल पैदा करती है कि किस तरीके से चुनाव आयोग सिर्फ शायरी सुनाने का जब कहा गया कि सबसे ऊपर कोई कंप्लेन की गई ऊपर को ये कंप्लेन की कि किस तरह से जो चुनाव आयोग है उसको ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा वोटर है लगभग 30 लाख का नाम चाहता है हर विधानसभा से लगभग 10 का जो अंतर है और जो नए वोटर जुड़ चुका है आप देखिए कि किस तरह से साफ नजर आ रहा है कि 47 लाख नए वोटर जोड़े गए सिर्फ 5 महीने के ड्यूरेशन पर 47 लाख जोड़ दी है और जबकि 5 साल सिर्फ 37 लाख नए वोटर जोड़े गए। क्या जनसंख्या वृद्धि से हो रही है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाहती हूँ कि लगभग 7 बजे से लेकर 11 बजे तक देश में कितनी वृद्धि है? इससे पहले 2014 के पहले तो इतनी वृद्धि कभी नहीं होती थी, लगभग जी प्रियंका जी आपको इसलिए मैं रोक रहा हूं, आपको थोड़ा रोकना पड़ रहा है, आपकी आवाज अभी ठीक तरीके से नहीं आ रही है, जो कुछ तकनीकी दिक्कत है उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर दे। एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन धनंजय गिरी जी आपसे सवाल है, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है चुनाव आयोग को लेकर, बड़ा सवाल उठाया जा रहा है ईवीएम को लेकर, मांग ये की जा रही कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और बाकायदा अब एक यात्रा निकालने की बात कांग्रेस कर रही है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इमोशनल वर्सेटाइल मोदी जी के काम के सामने कोई विपक्ष में टिक नहीं पा रहा और उसकी दिक्कत यह हो रही है कि आप विपक्ष के पास करने का बोलने के लिए विरोध और करने के लिए रुकावट पैदा करने के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं है इनके पास। जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था ना कि सारी उम्र गाली बेही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सवाल ये उठता है कि सवाल टेक्निकल है कि पॉलिटिकल है? अगर टेक्निकल है तो उसमें टेक्निकल एरर खोज करके आप न्यायालय के सामने चले जाइए, लेकिन आपको कार्यपालिका, न विधायिका, न चुनाव आयोग, इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ आप खड़े ही नहीं है। चुनाव लगातार जब कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट के पास आप एविडेंस लेके जाइए। अगर सवाल टेक्निकल है, अगर पॉलिटिकल है तो जहां जहां आपकी सरकार में जीती, आप झारखंड में जनता को बधाई दे रहे और महाराष्ट्र में सर आप सवाल उठा रहे हैं, तो आप पहले तेलंगाना में, कर्नाटक में और हिमाचल में रिजाइन कर दीजिए। बहन, आपकी बहन प्रियंका ने जो अभी वोट जीता है चुनाव, वायनाड से रिजाइन कर दे और रिजाइन करके कहे कि नहीं दोबारा से करा लीजिए, तो आइए पॉलिटिकल जवाब है। लेकिन आप पॉलिटिकल है कि टेक्निकल, ये समझना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, इस देश के तमाम जो सवाल आप उठा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तब कोई आपके पास कोई ऑथेंटिक जवाब हो? कोर्ट कह रहा है, जब न्यायालय ने यह कह दिया कि जहां आप जीते वहां ठीक है, जहां हारे वहां खराब। दुनिया के कई देशों में आप देखिए, ब्राजील में, एस्टोनिया में, वेनेजुएला में इसी से चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, नामीबिया में, फिलीपींस में, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने भी शुरू कर दिया इससे ईवीएम से चुनाव कराना। सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है, प्रूफ है, तो इस देश में, आप भारत में, आप महाराष्ट्र में जाएंगे, आप सावरकर का अपमान करेंगे, आप महाराष्ट्र में जाएंगे, आप खिलाफ बोलेंगे, आप ऐसा एक बेमेल गठबंधन कहेंगे कि हम विपक्ष के नेता का भी सम्मान करते हुए कहेंगे कि हिंदू हृदय सम्राट, आपके मुंह से हिंदू शब्द निकल ही नहीं सकता है, और आप चुनाव में उसके लिए वोटिंग चाहेंगे। आप अपने कर्मों को, और मैं वो बात शब्द कहना नहीं चाहता, उसको देखना चाहिए। आप जिस देश के संविधान पर, सवाल पर हाथ में लेकर के चलेंगे। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि बुद्धिजीवियों को, इस देश के सारे बुद्धिजीवियों को एक साथ आपने जेल में डाल दिया था, इस देश के संविधान को आपने तार तार कर दिया था, इस देश के संविधान को आपने कुचल दिया था, इस देश के संविधान को आप दीदी दादी ने मुट्ठी में किया था, पोता हाथ में लेके घूम रहा है। ठीक है, वो देखिए, वो इतिहास की बात है, लेकिन हमें उस विषय पे आना है जिसको विपक्ष उठा रहा है, जिसको लेकर बड़े गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। भुवन भास्कर जी, सवाल यहां पर यही उठा, आपने सुना भी कि भाई जहां जहां जीते वहां तो आपको दिक्कत नहीं हुई, विपक्ष को दिक्कत नहीं हुई, कांग्रेस को दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली जैसा राज्य है, आप देखिए प्रचंड जीत होती है वहां पर, जो नॉन बीजेपी पार्टी है, पंजाब में बीजेपी को जीत नहीं मिलती है, बंगाल का चुनाव हुआ हमने देखा, तो फिर जहां हारे वहीं पर आपत्ति क्यों? और वाकई में कोई तकनीकी आपत्ति है ईवीएम को लेकर तो उसको दर्ज करना चाहिए, उसको दूर किया जा सकता है। क्या पॉलिटिकल इंटेंशन है कोई इस हर बार के विरोध में, ईवीएम के खिलाफ हर बार की मुहिम में? जी, रवि जी और सारे पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम।
मैं बात की शुरुआत करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे सदन में क्या कहने का काम करा। उन्होंने कहा कि मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तो भी मुझे ईवीएम पे विश्वास नहीं। और ये बड़े दिल से बात कहने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। कौन 37 सीटें क्या जीतने के बाद इस तरह की बातें कर सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 33 का स्कोर है। और आज सोशल मीडिया पे भी तस्वीरें वायरल है कि पूरे गांव ने कहने का काम करा कि हमने वोट दिया उस कैंडिडेट को और फिर वो कैंडिडेट को एक वोट नहीं पड़ रहा, तो घेरे में है। और मैं आपके कई इस देश के बुद्धिजीवियों की बात मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, अरे बुद्धिजीवी वकील तो बुद्धिजीवी होते हैं, उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन इस देश में करने का काम करा ईवीएम को। ये घेरे में है तभी तो करने का काम करा है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ समाजवादियों जैसा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे और विकसित देशों की बात सूची मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुना रहे तो भुवन जी, क्या इसका उपाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना है या जिन कमियों की आप बात कर रहे हैं उसको दूर करना है? यही तो सवाल बीजेपी भी उठा रही है। क्या इस सवाल का उत्तर नहीं होना चाहिए कि कमियां दूर करे कि पूरी व्यवस्था ही हटा दे? मैं ये कह रहा हूं जब देश के अधिकांश पार्टियां ये चाह रही हैं कि उसका ईवीएम को छोड़कर केवल बैलेट को उसमें बैलेट बॉक्स पे जैसे पहले की परिपाटी थी उस तरह हो। और विकसित राष्ट्रों की बात अगर करेंगे तो आप जर्मनी को उठा के देख लीजिए, आप वहां पर किस तरह के चुनाव होने का काम हो रहा है। वो तो विकसित राष्ट्र है, हम लोग तो विकासशील राष्ट्र में चल रहे हैं। तो विकसित राष्ट्र जब करा सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? और इस देश की डेमोक्रेसी की जड़ें तो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी को किसी प्रकार की शंका ना हो। आज निश्चित तौर पे जो पहल हुई है ये पहल पहले होनी चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हम समाजवादी लोग हमेशा ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करेंगे और हम लोग लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाने का काम करें। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी भी किस तरह से ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही है, ये बात आपने कही। और संजय गुप्ता हमारे साथ शिवसेना यूबीटी से जुड़े। संजय गुप्ता जी, हमने देखा कांग्रेस हो या फिर शिवसेना यूबीटी, संजय राउत का बयान भी हमने सुना। जो बयान है वो नतीजों के बाद निकलकर सामने आ रहा है। मैं जिक्र करना चाहूंगा इन बयानों से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो याचिका लगाई गई थी उस पर भी उनकी तरफ से कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी में, कि अगर हार होती है तो दोष ईवीएम पर आता है, लेकिन अगर जीत हो जाती है तो चुप्पी हो जाती है। और सबूत भी मांगा गया, अगर याचिका लगाई जा रही कोई खामी है तो सबूत दिया जाए। तो बात तो वही हो रही ना जो बात बीजेपी बोल रही, जो बात सुप्रीम कोर्ट में आई कि सबूत सामने रखा जाए। इस पर सियासी बयानबाजी इतनी क्यों हो रही? मुझे लगता है कि इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो बिल्कुल सही दिया, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट है लोकसभा में उसको रिजल्ट को देख करके और जो रिजल्ट आए झारखंड में और जिस तरह के रिजल्ट आए आपके मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, और फिर जिस तरह के रिजल्ट आया वायनाड में और जिस तरह का रिजल्ट रहा वर्ली में, तो मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में किसी भी तरह का दोष है और ईवीएम अपना काम सही तरीके से कर रही है। क्योंकि किसी भी तरह की कोई कमी का अगर हम लेके जाएं तब तो बात समझ में आती है कि ईवीएम के अंदर जब टेस्ट करने के लिए बुलाया था तब भी बात थी और बहुत सी बातें थी। मगर ईवीएम पर सवाल उठाना मुझे लगता है कि बस एक मुद्दा बना करके एक बात को कहना हो गया। मगर मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई कमी है। अगर ईवीएम में किसी भी तरह की कोई कमी होती तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी कहती थी अब की बार 400 पार, तो पूरे एनडीए के मिलाकर के भी 300 नहीं आए, तो कुल बीजेपी खुद सत्ता में भी नहीं आई। जबकि 2014 में बीजेपी की सीटें थी 282 और 2019 में थी 303। मगर यानी संजय गुप्ता जी जो बात कांग्रेस यानी कि जो सहयोगी महाविकास अघाड़ी में आपके साथ जो बात कांग्रेस कह रही है, आप उस तर्क के साथ नहीं है। ईवीएम में आपको कोई खराबी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही? देखिए जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के व्याप पर मैं कह सकता हूं कि ईवीएम में किसी भी तरह की खराबी नहीं है। क्योंकि अगर ईवीएम में खराबी होती तो झारखंड ना जीतते, अगर ईवीएम में खराबी होती तो हिमाचल प्रदेश ना जीतते, अगर ईवीएम में खराबी होती तो बीजेपी की लोकसभा में 240 सीटें ना आती, बीजेपी की कम से कम 300 तो आती, 350 तो आती, वो तो पूर्ण बहुमत भी नहीं ले पाई। अगर ईवीएम में कमी होती तो ऐसा बिल्कुल ये तर्क बीजेपी की तरफ से लगातार दिया जा रहा है और ये सवाल विपक्ष से भी, कांग्रेस से खासतौर से पूछा जा रहा है। समीर चौगावकर साहब, लॉजिकली देखें तो हमेशा व्यवस्था में सुधार की बात की जाती है कि अगर कोई सिस्टम चल रहा है तो उसमें अगर कहीं कोई आपत्ति या दिक्कत है तो उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसको ठीक किया जाए, न कि पूरी व्यवस्था पलट के हम अतीत में चले जाएं। ये जो मांग है इसमें आप कोई इंटेंशन देख रहे हैं या फिर वाकई में कोई व्यवस्थागत दोष है जिसको लेकर कांग्रेस जैसी पार्टी देशव्यापी आंदोलन करने की बात कर रही है?
देखिए, मुझे लगता है ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, जो एक विपक्ष के नेता का पद भी अब तो कांग्रेस को 10 साल बाद मिला है, वो अपनी हार की समीक्षा करने से ज़्यादा ईवीएम को दोष दे रही है। 2004 का लोकसभा चुनाव होता है, कांग्रेस चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है। 2009 का लोकसभा का चुनाव होता है, कांग्रेस की सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनाती है। 2014 में कांग्रेस हार जाती है, लेकिन राज्यों में तो कांग्रेस कई राज्यों में जीती है ना। अगर 2024 का लोकसभा परिणाम देखें तो अयोध्या में क्या भारतीय जनता पार्टी हार जाती है? अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ में ईवीएम होता, क्या प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोट से वाराणसी से चुनाव जीत पाते अगर ईवीएम भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग मैनेज कर पाता? तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से आरोपों से, अगर आपको लगता है कि कहीं हुआ है, जैसे कि नाना पटोले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ईवीएम ने गलत तरीके से परिणाम जारी करे हैं, तो आप उसका डाटा एकत्र कीजिए, आप पूरे प्रूफ लेकर आइए, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपना पक्ष सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए। सिर्फ आरोप लगा देने से कि ईवीएम खराब है और बैलेट पे जाना चाहिए, मुझे लग रहा है ये उसी तरह की माने कि जैसे देश अब बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है, आप देश को बैलगाड़ी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि नहीं साहब, अब हम ईवीएम से नहीं करेंगे, हम बैलेट से चाहेंगे। चुनाव आयोग तो अब इस दिशा में बढ़ रहा है कि बुजुर्ग लोग घर से वोटिंग करते हैं, तो क्यों ना और व्यवस्था ऐसी की जाए कि लोग घर पे फ्री एंड फेयर वोटिंग कर सके। कैसे ऑनलाइन रोजाना वोटिंग हो सकती है? तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के आरोप लगाने से बेहतर है, आप इसके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हो, आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए, पार्टी कहां कमजोर है उससे ध्यान दीजिए। ईवीएम सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह के थक चुका है कह के कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप कोई डेमो तो दीजिए, कोई प्रूव तो कीजिए कि ये गड़बड़ी है। ईवीएम ने, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार कहा कि आप कोई प्रूफ लेकर आ जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आरोप लगा देने से, प्रियंका गांधी वायनाड से जीतती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि बार बार से ये कह देने से कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच खत्म करते जा रही है। और अगर आपको लगता है कि ये में गड़बड़ी है तो पूरा विपक्ष सामूहिक रूप से विधानसभा और लोकसभा से इस्तीफा दे दे और कह दे कि जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होंगे पूरा विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव का बहिष्कार करेगा। आप चुनाव भी ईवीएम से लड़ते हो, जीत का आप जश्न भी मनाते हो। प्रियंका गांधी जीतने के बाद वायनाड वहां की जनता को धन्यवाद देने के लिए रैली करने के लिए जाती है। राहुल गांधी कहते हैं कि वायनाड की जनता पर मुझे गर्व है कि मेरी बहन को जिताकर लोकसभा भेजा है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि ईवीएम में भरोसा नहीं है, पूरी कांग्रेस लोकसभा की सभी सीटों से जिन राज्यों में विधानसभा में है इस्तीफा दे और बोले हम तभी इस ईवीएम के चुनाव में नहीं लड़ेंगे जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होते, हम चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चुनाव भी लड़ो, जीतो, सरकार भी बनाओ और उसके बाद यह कह दो कि भाई ईवीएम खराब है। मुझे लग रहा है आपको कोई शिकायत है तो आप उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर जाइए। सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देना मुझे लग रहा है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, यानी कि हार पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन ज्यादा जरूरी है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना आपको सही नहीं लग रहा। प्रियंका गुप्ता जी, ये जो बात है समीर जी की तरफ से कही गई, इस पर आपका जवाब क्या होगा? और एक और बात, जो संजय गुप्ता है जो कि शिवसेना यूबीटी से, यानी कि महाराष्ट्र में जो आपके सहयोगी हैं, उन्हें ईवीएम में कोई गड़बड़ी भी नजर नहीं आ रही, यानी कि आपके सहयोगी को नहीं लगता कि उसमें कोई गड़बड़ी, लेकिन आपको लग रहा है? ठीक है, मैं समझती हूँ कि जहां तक पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में है आज, और सवाल ये है कि किस तरह से वोट परसेंटेज शाम के 7 बजे से लेकर अगले दिन तक बढ़ जाता है, और वो महाराष्ट्र के चुनाव में लगभग 7 से 8% बढ़ जाता है। हरियाणा के चुनाव में वो 6% बढ़ जाता है। पर वहीं अगर हम बात करें झारखंड की, 2% से ज्यादा नहीं बढ़ता। जहां जहां हमारी जीत हुई है वहां वहां जो वोट परसेंटेज है वो हमेशा से कम रहता है, पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है वहां वहां वोट परसेंटेज लगभग 7 से 8% या 6% बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ये सवालिया निशान है। जब फॉर्म 17A उस समय 7 बजे के करीब जब चुनाव प्रक्रिया वोटिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, तब उसको पूरी तरीके से प्रियंका जी, दिक्कत कहां पर है? दिक्कत आपको ईवीएम में नजर आ रही है या फिर जो 7 से 8% वोट परसेंटेज बढ़ने का जिक्र नाना पटोले भी कर रहे हैं, दिक्कत आपको वहां नजर आ रही है? दिक्कत कहां आपको नजर आ रही है? अबे भाई आप ये बताइए करुणा जी, मैं ये सिर्फ इतनी बात पूछ रही हूँ। अभी पैनल में सारे लोग बोल रहे थे, मेरी आवाज देर से पहुंच रही थी। कैसे पहुंच रही थी? पैनल में सारे लोगों की आवाज समय से पहुंच रही है, मुझे अपना फोन उठाना पड़ रहा था, मैं बात कर पा रही हूँ। बाकी पैनल में तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही। बोलिए, आप बोलिए। हो सकती है ना टेक्निकली, कहीं भी और किसी भी जगह हो सकती है। अगर आप मान रहे हैं इस बात को कि मेरे सामने, आपके सामने, आपके चैनल पे दिक्कत हो रही है, तो ईवीएम में दिक्कत नहीं हो सकती। और अगर लगातार महाविकास अघाड़ी पहले भी कहती रही कि लगभग 30 लाख के वोटर जो है उनके नाम काटे गए हैं जो महाविकास अघाड़ी के थे, और लगभग 47 लाख नए वोटर जोड़े गए, तो मैं पूछना चाहती हूं क्या पिछले 5 महीने में लोकसभा के चुनाव से लेकर और जो ये राज्य का चुनाव हुआ उसमें लगभग 47 लाख वोटर नए जुड़ गए? क्या जनसंख्या इतनी गति से हो रही है? और अगर हो रही है तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा चिंता तो हमें जनसंख्या की होनी चाहिए आज।
तो ये सवालिया निशान है, सवालिया निशानों पर जवाब देने की जगह जो चुनाव आयुक्त हैं वो पूरी तरीके से शांत बैठे हुए हैं। तो चुनाव आयोग शांत क्यों है? सवालों के जवाब क्यों नहीं देता? हमने कुछ पूरी तरीके से एग्जाम्पल के सामने रखी। प्रियंका जी, आपकी बात हमने सुन ली। आपके तर्क, आपके प्रश्न हमने सुन लिए। जोड़े जा रहे थे प्रियंका जी, पूरी तरीके से ठीक थे। प्रियंका जी, अब प्रश्न ये उठता है कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम बदल दो। चुनाव आयोग में खराबी है या चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो नहीं, अभी तो सुन तो लीजिए सवाल। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि बैलेट पेपर पे चुनाव कराना। खड़गे साहब ने कहा कि नो ईवीएम, ओनली बैलेट पेपर। कल को आप कहेंगे नो इलेक्शन कमीशन, ओनली कांग्रेस कमीशन। क्या ऐसा हो सकता है देश में? अगर कहीं कोई समस्या है, जैसे आपने कहा फोन में दिक्कत है, तो हमने उसको तकनीकी गड़बड़ी को ठीक किया। आपकी स्थिति को देखा, आपने बताया कि गड़बड़ी है, उसको हमने ठीक किया। दैट इज द वे। क्या यह तरीका नहीं होना चाहिए विपक्ष का कि तकनीकी सबूत लाएं और उसको ठीक कराएं, बजाय इसके कि आज से हम 20 साल और 30 साल वाली पुरानी व्यवस्था पे चले जाएं? इसका जवाब मुझे चाहिए, बताइए। तकनीकी खराबी होगी तो क्या सिर्फ बीजेपी को भी वोट जाएगा? कभी कांग्रेस को भी वोट चला जाता, कभी महाविकास आघाड़ी के किसी नेता को भी वोट चला जाता, पर ऐसा नहीं होता। तो तकनीकी खराबी क्यों ऐसी होती है? बीजेपी कह रही कि आप जहां जीतते हैं वहां ठीक है भाई, जहां आप जीते वहां ठीक है। नहीं, ये भी बताइए, 2009 पे तो किताब लिखी गई थी कि ईवीएम को हटाना चाहिए पूरी तरीके से। किसके नेता ने लिखी थी? लालकृष्ण आडवाणी जी किसके नेता? भारतीय जनता पार्टी के। कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता कि उनके नेता नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी किताब भी नहीं लिखी। तो सवाल तो उठेंगे ना, सवालों के जवाब दीजिए। चुनाव आयोग भी बच रहा है और साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पूरी तरीके से पैरोकार बनकर खड़ी रहती है। कांग्रेस चुनाव आयोग का पैरोकार भारतीय जनता पार्टी क्यों बनकर खड़ी? ठीक है, पूरा वक्त दिया प्रियंका जी आपको। आपने कई सवाल उठा लिए, जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, आप जवाब दीजिए। कई सवाल उठाए जा रहे हैं, आप अपना पक्ष रखिए। देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, लेकिन जनता के हाथों तो पूरी तरह से रिफ्यूज है। आप जो बात कर रही हैं, चुनाव आयोग ने खुद पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि ये मतदान हुए और ये बैलेट पेपर है। जब दोनों को मिला दिया गया तो एडजस्ट हो गया, जब दोनों को मिला दिया गया। और अगर आप कह रहे हैं जब चुनाव आयोग ने इस बात की तस्दीक कर दी है, फिर पुनः उसी जगह जाना, ये बार बार जानबूझकर गलती करना। और जो आप कह रहे हैं अगर आप सही है तो सच को आज क्या है? आप शांत बैठिए, चुनाव आयोग से लड़ने दीजिए हमें। आपको क्या किस चीज की दिक्कत पड़ी? एक एक करके प्रियंका जी सुन लेते हैं, प्रियंका जी सुन लेते हैं। धनंजय जी जवाब दे रहे हैं। अगर हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछेंगे तो पेट में दर्द आपके होगा क्या? और क्यों होगा? अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, आप मांगिए ना चुनाव वोट उसी के आधार पर, तब फिर क्यों आप कटोगे बटोगे करने लगते हैं? चलिए जवाब ले लेते हैं, अब जवाब भी लेना होगा। धनंजय जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी आपने हम सवाल उठाएंगे, हम उसके लिए जो आंदोलन करना है आंदोलन भी करेंगे, पर हु आर यू टू इंटरप्ट इन बिटवीन अस? आपको क्या पेट में दर्द है, मुझे ये बताइए। प्रियंका जी जरूरी है कि जरूरी सबको सुना जाए। आपने अपनी बात को कहा, धनंजय जी आप अपनी बात को रखिए, उनको सुन लेते हैं ना, एक बार सुनिए आप उनको। हाँ। करुणा जी, ऐसी बदतमीजी तो मैंने देखी ही नहीं कि मैंने 2 मिनट बहुत ध्यान से सुना, बहुत आराम से सुनते रहा और 2 सेकंड सुनने को नहीं तैयार है। यानी कि हम जो कहे वही सही, डेमोक्रेसी का डस सुनने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। आप जो मैं कहूं, चुनाव आयोग खत्म करो, कांग्रेस आयोग लाओ। हमारे भाई राहुल गांधी को अपनी बहन प्रियंका गांधी की चिंता है, लेकिन हमें बहन प्रियंका गुप्ता की भी चिंता है। हम बहन प्रियंका गुप्ता का भी सम्मान करते हैं। हम सारे बहनों को लखपति दीदी, करोड़पति दीदी बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी अपनी बहन को, प्रियंका को संसद पहुंचाना चाहते हैं। दिक्कत यही है, यही दिक्कत आपको नहीं है। और this is very nonsense. You please speak at your own time. Please speak at your own time. Repeatedly I am saying. अच्छा ठीक है, आप बात करिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। धनंजय गिरी अपनी बात करिए प्लीज। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है। ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। लेकिन लोकतंत्र में कांग्रेस को कभी विश्वास रहा ही नहीं। लोकतंत्र को लूट तंत्र में बधाने वाली कांग्रेस, और जो लोग 37 पर इठलाए हैं, हम 73 पर वहीं उसी प्रदेश में जनता के कदमों में सर झुकाए थे। 73, हमसे बड़ा स्ट्राइक रेट तो किसी का रहा ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैंने 2 बात आपने खुद ही इनको जवाब दे दिया जिसका कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, कि अगर टेक्निकल ये सवाल था तो आपने टेक्निकल ठीक कर लिया, तो टेक्निकली कहां गलत है ये बता दीजिए। आइडियोलॉजिकल है तो सारे लोग रिजाइन करके आ जाइए कि भाई आइडियोलॉजिकल हम इसके साथ नहीं है। लेकिन आप विदेश से एक छोटा सा चीट हिंडनबर्ग गिरी आता है।
ठीक है, टेक्निकली सही कुछ नहीं हुआ है। मैं फोन पे बात कर रही हूँ, ये टेक्निकल सही ठीक है, प्रॉब्लम हमें नहीं है। दूसरे मेहमानों के पास जाना होगा। देखिए, भुवन भास्कर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, समीर चौगावकर जुड़े हुए हैं, संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। भुवन जी, अब सवाल ये है, मुझे वो एक समय याद आता है, हम भी चाह रहे हैं कि हमें भी ऑप्शन दिया जाए कि हम यहाँ पर बैलेट पेपर से लड़ ले चुनाव। प्रियंका जी, ठीक है, बैलेट पेपर की डिमांड आपने कर दी। भुवन भास्कर जी, मुझे वो टाइम याद आता है कि जब चुनाव आयोग ने ऐसी ही आपत्तियों को खारिज करने के लिए, जब आरोप लगे थे कि भाई ईवीएम हैक हो जाता है और खूब चर्चा चली थी, एक हैकाथॉन कराया था, मुझे याद आ रहा है, चुनाव आयोग ने। किसी भी दल का कोई नेता अपनी टेक्निकल टीम के साथ वहां नहीं गया, लेकिन हर नतीजे के बाद फिर वही बात आती है कि ईवीएम हैक हो जाती है, उससे धांधली हो जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन का ओपन चैलेंज, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे कमीशन के दरबार में हो, लोग वहां नहीं जाते हैं, लेकिन सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, इस तरह के बहस और आरोप प्रत्यारोप के लिए तैयार है। जनता भी तो चाहेगी ना कि कुछ प्रमाण दीजिए, कुछ साबित करके दिखाइए। भाई, जनता का प्रमाण तो आपने वैसे भी देखा कि मीरापुर में क्या हुआ। अभी भुवन जी को बोलने दीजिए। प्रियंका जी, मेरा सवाल भुवन भास्कर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम पे सवाल उठाए थे, तो वो किस राजनीतिक दल के नेता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब ईवीएम पे सवाल उठाए तो प्रश्न सही हो गया, आज विपक्ष उठा रहा है तो वो गलत हो गया। ये किस तरह का विरोधाभास है? क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र में जब आडवाणी जी ने बात रखी तो उसको देश ने सुनने का काम करा। आज हम अगर कोई बात को रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर और आला कमान को कैसा दर्द हो रहा है, जैसे कि हम इनकी कोई निजी चीज, इनकी बेईमानी को उजागर करने का काम कर रहे हो। इस तरह का दर्द की विपक्ष के नेत्री को कैसा सम्मान दे रहा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, वो तक वो भूल जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपको, हमारे नेता ने सबसे पहले पहल करी है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने समाजवादियों से भी सम्मान सीखना पड़ेगा और समाजवादियों से महिला का सम्मान सीखना पड़ेगा। ये तो भाई सुन लेते हैं, करके सभी पैनलिस्ट को सुन लेते हैं। सुनिए, आपको बहुत ध्यान से सुना है, बहुत ध्यान से सुना है। सुन लीजिए, जवाब पूरा होने दीजिए, फिर आएंगे आपके पास जो पॉइंट्स है आपको वक्त मिलेगा। एक बार सुन लेते हैं, भुवन जी को सुन लेते हैं। सबसे ज्यादा वक्त दिया है, आप सुन लीजिए विपक्ष की आवाज को। और आज तो उनके बीच में कभी नहीं बोला। और समाजवादियों से बड़ा महिला का सम्मान सीखना पड़े, जिसको पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, समाजवादियों नहीं कहा, इनसे सीखना पड़ेगा। क्या तरीका है, इस तरह की बात है। ठीक है धनंजय जी, प्लीज उनको अलाउ करिए, बोलने दीजिए। सवाल मेरा उनसे, समाजवादियों को मत सिखाइए महिलाओं का सम्मान। सैगर, चिन्मयानंद चीख के बता रहे हैं आपकी बृजभूषण सिंह आपकी स्टोरी को समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। नहीं, धनंजय जी और भुवन जी, मुद्दा महिला सम्मान से जुड़ा नहीं है आज का मुद्दा। ईवीएम के खिलाफ जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, ईवीएम को लेकर जो संशय पैदा किया जा रहा है, इस पर मुद्दा आएंगे आपके पास। लेकिन इन सब के बीच कल भुवनेश्वर में विपक्ष पर जमकर हमला किया और विपक्ष को सत्ता का भूखा करार दिया। यह आपको दिखाते हैं जो बयान है सामने आया प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या कहा गया ये आप देखिए। हमें हर पल सतर्क रहना है और लोगों को जागरूक करते रहना है। हमें हर झूठ को बेनकाब करना है। सत्ता के ये भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं। जब इनका एक झूठ लोगों पर काम नहीं करता तो उससे बड़ा दूसरा झूठ गढ़ते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी झूठा दिलासा देने के लिए यही कर रहे हैं। मैं तो, आप भी तो देखते होंगे ना, 2019 में जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 में आते आते वो ईमानदार हो गया और एक बार भी चौकीदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री की तरफ से यह जवाब दिया गया, हमला बोला गया जो विपक्ष की तरफ से लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।